हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब स्टार्टिंग मेथड ख़त्म हो चुका है। अब स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं और कितने मेथड होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जितने भी स्पीड कंट्रोल के टाइप हैं सब उसको एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए स्पीड को कंट्रोल करने का क्या मतलब है। स्पीड को कंट्रोल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव चाहिए, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे और कहीं भी हो। जैसे हम 2 पहिया वाहन लेके चलते हैं, 2 पहिया वाहन लेके चलते हैं, कोई 4 व्हीलर लेके चलते हैं। समझ में आया। हर एक चीज़ में स्पीड कंट्रोल की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। और वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल के नए के ज़माने में क्या है, ई रिक्शा चल रहा है। समझ, ई रिक्शा क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलने वाला है। तो उसमें भी क्या है, अब रास्ते में जाते वक्त कहीं स्पीड को कम करना होता है, कहीं ज़्यादा करना होता है, कहीं ब्रेक लगाना होता है। तो हमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी, मतलब कोई भी ड्राइव हो उसमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव हमें चाहिए। समझ में आया। वेरिएबल स्पीड ड्राइव हमें चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव प्राप्त करने के लिए हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हम स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, या फिर रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करते हैं। 2 तरीके से। अब देखिए स्पीड कंट्रोल करने से क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करने से हमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव मिलता है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव से हमें क्या होता है, स्मूथ एक्सेलरेशन मिलता है, और स्मूथ जो है डी एक्सेलरेशन मिलता है। डी एक्सेलरेशन से स्पीड कम होगा, एक्सेलरेशन से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, देखिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव से क्या होता है, या स्पीड कंट्रोल करने से क्या होता है कि हमारी पावर की भी क्या होती है, बचत होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की भी क्या होती है, बचत होती है। समझ में आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल स्पीड ड्राइव करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि हर जगह पर उसकी क्या है, ज़रूरत है। चाहे आपकी इंडस्ट्री हो गई, चाहे रास्ते में चल रहा ई रिक्शा हो गया, चाहे और कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई। हर जगह, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो चाहे मैकेनिकल का कोई मशीन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर हमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव हमें क्या करें, मतलब चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फ़ैन है हमारा, फ़ैन है तो क्या है कि जब हमें ठंडा लगता है तो हम फ़ैन को बंद कर देते हैं। समझ में आया। या गर्मी लगता है तो फ़ैन को चालू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फ़ैन रेगुलेटर के अनुसार उसकी स्पीड को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसकी स्पीड को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे तो वो तेज़ चलने लगेगा और हमको हवा ज़्यादा तेज़ लगने लगेगा। समझ में आया। अब जैसे जैसे ठंडा होने लगता है तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर के हिसाब से उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है तो बंद कर देते हैं। तो स्पीड कंट्रोल हमें चाहिए हर जगह। स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्या होगा, मिलेगा। समझ में आया। वेरिएबल स्पीड ड्राइव से इलेक्ट्रिकल पावर की बचत भी होती है, और स्मूथ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में आया। तो थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कितने तरीके से स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड लगभग डीसी शंट मोटर की तरह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखिए जो हमारा शंट मोटर होता है, क्या होता है, शंट मोटर। तो शंट मोटर की स्पीड लोड बढ़ाने पे लगभग उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा सा घटता है। समझ में आया। उसकी स्पीड थोड़ी सी क्या होती है, घटती है। और जो लोग डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल पढ़े होंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आपका लोड बढ़ाने पे या लोड करंट आई है, आर्मेचर करंट हो गया, तो यहाँ पर अगर उसकी स्पीड को दिखाएं तो ये तो रेटेड कांस्टेंट स्पीड हुआ। लेकिन जब लोड बढ़ाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा स्पीड क्या होता है, घटता है। बहुत हल्का सा वेरिएशन होता है, बहुत हल्का सा। देखिए पहले स्पीड ऊपर था, अब नीचे हो गया। तो कहने का मतलब लोड बढ़ाने पे थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा क्या रहता है, डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक। देखिए
अगर स्पीड की बात की जाए ना, तो अगर स्पीड की मैं बात करूं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी स्पीड लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एकदम डीसी शंट मोटर के जैसा ही उसकी भी स्पीड लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप ये कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डीसी शंट मोटर से एकदम क्या करता है, मैच करता है। लगभग उसकी भी स्पीड कांस्टेंट रहती है और इसकी भी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पर अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड एकदम वैसा ही कम होता है जैसे डीसी शंट मोटर पे क्या होता है, स्पीड कम होता है। तो वहाँ पे भी बहुत हल्का चेंज आता है और यहाँ पे भी बहुत हल्का चेंज आता है। समझ में आया? तो यहाँ पर डीसी मतलब स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, अगर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो जैसा डीसी शंट मोटर का होता है लगभग वैसा ही 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी होता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। समझ में आया? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड लगभग डीसी शंट मोटर की तरह कांस्टेंट होती है, लगभग कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से कांस्टेंट आपको बताया जा रहा है। डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल फील्ड रेगुलेटर के द्वारा, देखिए डीसी शंट मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, फील्ड रेगुलेटर के द्वारा। भाई उसका जो फील्ड कॉइल होता है उसके सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को, उसके फील्ड के रेजिस्टेंस को वेरी करके उसके फ्लक्स को वेरी करते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स हो जाएगा। अब फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फील्ड रेजिस्टेंस के मान को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। देखिए अगर हम डीसी शंट मोटर की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डीसी शंट मोटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डीसी शंट मोटर होता है। यहाँ पर हमारा एक ब्रश होता है, ये हमारा आर्मेचर होता है। समझ में आया? ये हमारा डीसी शंट मोटर होता है। यहाँ पर वी वोल्ट की सप्लाई देते हैं, इसमें करंट आई फ्लो करेगी, इसमें आपका आर्मेचर करंट आई है और इसमें फील्ड करंट आई एफ फ्लो करेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो फील्ड है, यही फील्ड है, इसी के सीरीज में हम क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। इसी को फील्ड रेगुलेटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो फील्ड का रेजिस्टेंस आरएफ चेंज होगा। जब आरएफ चेंज होगा तो आईएफ भी हमारा चेंज होगा। जब आईएफ चेंज होगा तो आईएफ के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल फाई, जब फाई चेंज होगा तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर जो हमारा डीसी शंट मोटर होता है उस शंट कॉइल के सीरीज में हम एक रजिस्टर लगाते हैं, जिसे फील्ड रेगुलेटर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो मोटर का स्पीड कंट्रोल फील्ड रेगुलेटर द्वारा हाई इफिशिएंसी गुड स्पीड रेगुलेशन के साथ वाइड रेंज में किया जाता है। देखिए जो हमारा डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है ना, वो स्पीड कंट्रोलिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। समझ में आया? हाई इफिशिएंसी के साथ डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। उसमें हाई इफिशिएंसी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और हाई बढ़िया मतलब गुड स्पीड रेगुलेशन भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। गुड स्पीड रेगुलेशन भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। स्पीड रेगुलेशन आगे आपको बताया जाएगा, हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं। जो स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला होता है, एस पी स्पीड रेगुलेशन बराबर आपका N1 माइनस आपका N2 बटे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला होता है, लेकिन इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं। जैसे होता है ना कि नो लोड स्पीड बटे फुल लोड स्पीड माइनस, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे क्या है, नो लोड वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज। समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार स्पीड रेगुलेशन भी होता है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटे फुल लोड स्पीड, या फिर बटे में क्या कर सकते हैं आप, नो लोड स्पीड कर सकते हैं। तो इस एक अप स्पीड रेगुलेशन मिलता है, एक डाउन स्पीड रेगुलेशन मिलता है। समझ में आया? तो हमें डाउन स्पीड रेगुलेशन क्या होना चाहिए। ये स्पीड रेगुलेशन का मान जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मतलब डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल हम करते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल हमें प्राप्त होता था वो हाई इफिशिएंसी के साथ प्राप्त होता था स्पीड कंट्रोल। और यहाँ पर जो है स्पीड रेगुलेशन भी क्या होता था, अच्छा होता था, गुड स्पीड रेगुलेशन होता था। और स्पीड की रेंज वहाँ पर क्या थी,
स्पीड को कंट्रोल करने की रेंज क्या थी, वाइड थी, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रेंज थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन स्पीड में हम कर सकते हैं वहाँ पर, समझ में आया। तो डीसी मशीन के केस में, डीसी मोटर के केस में जो है वहाँ पर हम स्पीड को ज़्यादा वाइड रेंज में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा वाइड रेंज में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल हम आसानी के साथ नहीं कर पाते हैं। स्पीड तो कंट्रोल हो जाती है लेकिन इफ़िशेंसी, स्पीड कंट्रोल की जो हमारी इफ़िशेंसी होती है वो बहुत पुअर होती है, स्पीड रेगुलेशन भी पुअर होता है और बहुत लो रेंज में हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं, समझ में आया। बहुत लो रेंज में हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे जितने भी स्पीड कंट्रोल हैं बहुत ज़्यादा समय तक हम उस कंट्रोलिंग को हम नहीं यूज कर पाते हैं, नहीं तो इफ़िशेंसी हमारी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो आगे उसके बारे में बताया जाएगा कौन ज़्यादा समय तक यूज होता है, कौन कम समय तक यूज होता है। तो कुल मिला के आपको ये जानना है कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो स्पीड कंट्रोल होती है वो लो इफ़िशेंसी के साथ उसकी स्पीड कंट्रोल होती है, दक्षता उसमें नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। और स्पीड रेगुलेशन भी क्या होता है, पुअर स्पीड रेगुलेशन होता है और बहुत लो रेंज में उसकी स्पीड को हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि डीसी मशीन के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में या डीसी मोटर के केस में वाइड रेंज में स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। वहाँ पर बहुत स्मूथ स्पीड कंट्रोल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें स्मूथ स्पीड कंट्रोल नहीं प्राप्त हो पाता है, समझ में आया। उसके क्या क्या कारण हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे तरीके से क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और जितना मैं आपको डिप्लोमा में यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ मशीन से रिलेटेड उतना तो आपको जेई में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ में आया। अगर आप जेई की कहीं भी कोचिंग करते हैं या कहीं पेड कोर्स आप ख़रीदते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि इतना आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना भी आपको नहीं पढ़ाया जाता है, इतना तो आप समझ के चलिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी पॉइंट बन सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से पॉइंट बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन से नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको तो थ्योरी लिखना है, आपके एग्ज़ाम में लिखना है, तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें लगभग पूरी थ्योरी है, समझ में आया। इसमें तो लगभग काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बीटेक का पोर्शन है, तो इतना लेवल तक आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और जितने भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उन लोगों तक आप लोग पहुंचाइए, अपने दोस्त यार को बताइए कि क्लासेस अच्छी चल रही हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाइड रेंज में होता है जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल लो दक्षता तथा पुअर स्पीड रेगुलेशन के साथ लो रेंज में होती है। अर्थात एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, समझ में आया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, समझ में आया। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भाई डीसी मोटर 3 फेज इंडक्शन मतलब एसी मोटरों की अपेक्षा जो है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, उसकी स्पीड हाई इफिशिएंसी के साथ कंट्रोल होती है। और तीसरा जो है अच्छे स्पीड रेगुलेशन के साथ कंट्रोल होती है। चौथा जो है वाइड रेंज में क्या होती है, स्पीड कंट्रोल होती है डीसी मोटर की, जबकि एसी मोटर के अंदर ऐसा नहीं है, समझ में। उसमें तो 4 क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में या फिर एसी मोटर में, तो एसी मोटर में लो इफिशिएंसी, लो स्पीड रेगुलेशन और उसके बाद क्या है आपका क्या कहते हैं, लो रेंज में स्पीड को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, समझ में। तमाम सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें आपको हमें नहीं बतानी है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता, कैसा नहीं। हमें तो आपके थ्योरिकल बेस पे जो आपके डिप्लोमा के 3 ईयर मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, उस तरीके से हम आपको लिख के यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ये सारे कंटेंट लिखने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पेज भरते हैं, पन्ना भरते चले जाएंगे, उनको लगता है कि वो बढ़िया नंबर पा लेंगे। तो देखिए टेक्निकल में क्या होता है ना, पन्ना मतलब पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पर मेन कंटेंट को लिखना ज़रूरी होता है।
क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है जितना लोग छापने लगते हैं, 2-2 3-3 पन्ने 4-4 पन्ने का क्वेश्चन। तो 5 ही 6 लाइन में 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, लिखा जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि लोग सही तरीके से उस कंटेंट को नहीं जान पाते हैं, इस वजह से जो है मैटर गड़बड़ा जाता है। तो लोग पेज भरने लगते हैं, वो ऐसा लगेगा कि नंबर ऐसे अब आजकल के ज़माने में तो ऐसे जांचने वाले भी हैं, वो देखते हैं कि हाँ पन्ना भरा है, पेज भरा है, तो नंबर दे देते हैं। लेकिन टेक्निकल में क्या चीज़ ज़रूरी होता है, अब जैसे एसएससी जेई का एग्ज़ाम होगा, जब वहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम में आपको मेन कंटेंट लिखना है, अच्छे लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में जो वर्ड लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, एकदम मेन कंटेंट आपको लिखना है। कहानी लिखने से वहाँ पर नंबर आपको नहीं मिलता है, समझ में आया। तो मेन पॉइंट आपको वहाँ पर इंडिकेट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अर्थात एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए स्पीड कंट्रोल आवश्यक है। जो वेरिएबल स्पीड ड्राइव हमें अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्पीड कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव से हम स्मूथ एक्सेलरेशन तथा डी एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे मशीन की लाइफ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वेरिएबल स्पीड ड्राइव है हमारे पास तो इससे मशीन की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्लस पावर की भी बचत होती है। भाई मान लीजिए जिस समय हमें कम पावर की ज़रूरत है तो उस समय हम कम पावर यूज करेंगे, जिस समय ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो ज़्यादा पावर की मतलब यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ई रिक्शा है, अगर उसे स्लो चलाएंगे तो कम बैटरी खाएगा, तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा बैटरी खाएगा, समझ में आया। या फिर आप कहिए कि जितना ज़्यादा उस पर लोड देंगे उतना ही ज़्यादा बैटरी वो क्या करेगा, खाएगा। तो तमाम सारी चीज़ हैं कि आवश्यकता के, जैसे वेरिएबल स्पीड ड्राइव जब हमें मिलेगी तो आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, खपत होता है, समझ में आया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना क्या है, ज़रूरी है। इससे मशीन की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ में आया। इससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आदमी ई रिक्शा चला रहा है और जो है इतना ज़्यादा लोड कर दिया है, और उस लोडिंग कंडीशन में उसकी स्पीड थोड़ा हाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत स्लो स्पीड है, ओवरलोडेड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ज़्यादा क्या होगा, पावर लॉस होगा, प्लस उसके मशीन की लाइफ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया। अब देखिए लोड जिस हिसाब से दे रहे हैं ना, उसी हिसाब से आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। सभी चीज़ें मैच करनी चाहिए एकदम। जब सभी चीज़ें एकदम मैच करेंगी ना, तब जाके एनर्जी की बचत आप कर पाएंगे। तो इसीलिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कि कितने लोड पर कितना स्पीड देना है, कितने कम लोड पे कितना कम स्पीड देना है, कितने ज़्यादा लोड पे कितना स्पीड देना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव में, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या है, मशीन की लाइफ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव इम्प्लीमेंट करने से पावर को सेव किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जनरली ड्राइव 2 प्रकार की होती है। एक कांस्टेंट टार्क ड्राइव होता है, इसमें स्पीड को रेटेड स्पीड या बेस स्पीड के नीचे स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए जो हमारा कांस्टेंट टार्क ड्राइव है, एक होता है कांस्टेंट टार्क ड्राइव और एक होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव, समझ में आया। तो कांस्टेंट ड्राइव में जो स्पीड कंट्रोल करते हैं उसमें रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर बेस स्पीड से नीचे की स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, समझ में आया। तो जिस मेथड में बेस रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है वो कांस्टेंट टार्क ड्राइव मेथड कहलाता है। अभी तो एक मेथड आपको बताया जा रहा है, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। क्या होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव। अगर मैं कांस्टेंट पावर ड्राइव, इसमें क्या है, पावर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें पावर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें जब स्पीड बढ़ेगी तो टार्क हमारा क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे स्पीड देखिए बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें टार्क क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा। यहाँ पर टार्क और स्पीड जो है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे ही टार्क क्या होगा, घटेगा। जैसे स्पीड कम होगा वैसे ही टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है कि पावर बराबर होता है 2 पाई एन टी बटे क्या होता है, 60 होता है। तो पावर इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इंटू टी। अब टार्क देखिए स्पीड अगर बढ़ रहा है तो टार्क घटेगा, तभी तो दोनों का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आया, तभी तो दोनों का गुणनफल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ रहा है तो टार्क हमारा घट रहा है,
या फिर टार्क हमारा घट रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। जब स्पीड कम करेंगे तो टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा भाई। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब पावर की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन में टार्क और स्पीड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैरेक्टरिस्टिक हमें इस कंडीशन में क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये वाला हमारा कांस्टेंट पावर ड्राइव है, जबकि ये वाला हमारा कांस्टेंट टार्क ड्राइव है। देखिए यहाँ पर स्पीड आगे बढ़ रही है लेकिन टार्क हमारा क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया। तो ये वाला क्या है, इस कंडीशन में जो स्पीड कंट्रोल होता है, n इज लेस देन n रेटेड स्पीड। यहाँ पर क्या होता है कि रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको पता है कि यस बराबर होता है ns माइनस एन अपान क्या होता है, ns होता है। इसी को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद ns 1 माइनस क्या है, ns 1 माइनस यस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो n है ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक तो ns पे निर्भर कर रहा है, दूसरा यस पे निर्भर कर रहा है। तो जो हमारा मोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तथा स्लिप पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसका मतलब है स्पीड को कंट्रोल करने के दो तरीके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, n बराबर 1 माइनस एस इंटू एन एस के अनुसार इंडक्शन मोटर की स्पीड दो बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। पहला स्लिप तथा दूसरा सिंक्रोनस स्पीड ns पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम सबसे पहला अब मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला मेथड क्या है, स्लिप कंट्रोल मेथड। इसमें क्या है भाई, स्लिप पर निर्भर करेगी, तो पहला मेथड क्या बन गया, स्लिप कंट्रोल मेथड। अब स्लिप कंट्रोल मेथड में तीन मेथड हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, और तीसरा रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। समझ में आया, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ये दोनों मेथड स्लिप रिंग वाले में यूज किए जाते हैं, SRIM। ये दोनों मेथड जो होते हैं ना, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और उसके बाद क्या है, एक सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड। यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड को हम कंट्रोल करके इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब इस मेथड में कितने मेथड हैं, पहला है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, दूसरा है पोल चेंजिंग कंट्रोल मेथड, टेक्निक वो भी गलत नहीं है। तीसरा क्या है, स्लिप पावर रिकवरी। तीसरा क्या है हमारा, स्लिप पावर रिकवरी मेथड है। ठीक है, तो इतने तरीके से हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्पीड कंट्रोल हम पढ़ेंगे, स्लिप कंट्रोल मेथड। क्या पढ़ेंगे, स्लिप कंट्रोल मेथड। स्लिप कंट्रोल मेथड में सबसे पहला कौन है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज को हम क्या करेंगे, जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए रेटेड वोल्टेज हमारा क्या है, 400 है, तो 400 का मतलब ये है 400 वोल्ट है रेटेड वोल्टेज। तो 400 से 400 हम एक नहीं करेंगे, 402 नहीं करेंगे, 450 नहीं करेंगे। समझ में आया, मतलब इस रेटेड वोल्टेज से एबव वोल्टेज को हम नहीं कंट्रोल करते हैं, इस रेटेड वोल्टेज से नीचे के वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करके हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हम इस रेटेड वोल्टेज से एबव वोल्टेज कंट्रोल करेंगे ना, तो वोल्टेज के आधार पर ही इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है। तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, तो इंसुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर रेटेड वोल्टेज से एबव वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को हम नहीं कंट्रोल करते हैं, बल्कि रेटेड वोल्टेज से नीचे के वोल्टेज को कंट्रोल करके हम स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समझ में आया। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, लेकिन अब इसके आगे पहले वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ाएंगे, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी कंट्रोल मेथड हैं वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।